नमो नमः मित्रों। टेट मंत्र के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अभी कुछ देर पहले आप लोग जो पेपर देकर आए हैं उसमें संस्कृत विषय का आज हम लोग आंसर देखने वाले हैं। तो पेपर फर्स्ट के लिए आप देखिए सामने लिखा है पेपर फर्स्ट का जो संस्कृत पेपर है उस पेपर का हम लोग प्रश्नों का सही उत्तर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुल 30 प्रश्न होंगे। आपके सामने है ये पेपर, तो आपको दिख रहा है ना स्पष्ट, एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा आपके सामने। वो पीडीएफ है, डायरेक्ट पेपर वो जो आप पेपर देख रहे हैं। मैं सबसे पहले 121 नंबर पे चलता हूँ। आपके सामने दो गद्यांश होंगे ना, दोनों गद्यांश से संबंधित प्रश्न होंगे। तो 121 से शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है 121। उसका उत्तर जान लीजिए। आप लोग बहुत उत्साहित होंगे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए। सबसे पहला जो प्रश्न है 121 में पूछ रहा है, सत्य प्रिय वरुण देवाय किम निवेदितवान। सत्य व्रत जो सत्य प्रिय है वरुण देव के लिए क्या निवेदित किए हैं? तो वो वृत्तांत निवेदित किए हैं। क्या किए हैं? वृत्तांत। तो 121 का ये ऑप्शन सही होगा। जितने लोग ये किए हैं ना उनको नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 122। केवल आज प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न का उत्तर जानेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे जिसमें विस्तृत जानकारी आपको देंगे। अभी केवल उत्तर जानिए। वरुण देव सर्वप्रथम कीदृशम कुठारम आगच्छत। वरुण देव है सबसे पहले किस तरह के कुठार को लेकर आए? तो सबसे पहले वो सुवर्ण कुठार को, सोने की कुल्हाड़ी लेकर आए वरुण देव। 123 में 122 नंबर का बी ऑप्शन सही है, 121 का ए ऑप्शन सही है। 123 देखिए, नास्ति ऐसा मम इति कह कम कथयति। नास्ति ऐसा मम, यह मेरा नहीं है, इति कह माने कौन, कम माने किसको, कथयति माने कहता है ना। यह मेरा नहीं है, यह कौन किसको कहता है? तो ये काष्ठिक वरुण देव से कहता है। ये बात कौन कहता है? काष्ठिक बोलता है। और किससे? वरुण देव से, कि यह कुल्हाड़ी मेरा नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब बी होगा। जितने लोग बी बता रहे हैं ना उनका बिल्कुल नंबर सही होगा। 123 का बी। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो 124 में पूछ रहा है, वरुण देव काष्ठिकस्य किम कर्तुम इच्छत। वरुण देव काष्ठिक से का क्या करना चाहता है? संवर्धन, कल्याण, परीक्षा की हानि। तो परीक्षा करना चाहता है। क्या? उस वरुण देव जो है वो काष्ठिक का परीक्षा लेना चाह रहा है। 124 का सी ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। 125 पे चलते हैं। सत्य प्रिय नाम कह काष्ठिक कीदृश व्यक्ति ही आसीत। सत्य प्रिय नाम का काष्ठिक किस प्रकार का व्यक्ति था? दुष्ट था, लोभी था, कृपण था, सत्यवादी था। तो वो सत्य प्रिय नाम का जो काष्ठिक था वो सत्यवादी था। क्या था? सत्यवादी था। अतः 125 नंबर का चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, 126 नंबर पे चलते हैं। एवं सह सुखेन नयति स्म अत्र रिक्त स्थानम पूरयत। एवं सह सुखेन, यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो जीवनम नयति, इस प्रकार से वो सुख पूर्वक अपने जीवन को बिता रहा था। तो ए ऑप्शन सही, 126 का पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 127 नंबर पे चलते हैं। 127 में बहिरागच्छत इत्यस्मिन् पदे का संधि वर्तते। बहिरागच्छत इस पद में कौन सी संधि है? तो बहिरागच्छत में विसर्ग संधि है। बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका संधि विच्छेद बनेगा बहि धन अगच्छत। क्या बनेगा? बहि धन अगच्छत बनेगा। तो विसर्ग संधि है। बी ऑप्शन सही है। 128 में अधोलिखितेषु पदेषु किम ल्यप प्रत्यांतम पदम किम न अस्ति। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि नीचे दिए गए पदों में कौन ल्यप प्रत्यांत पद नहीं है। आनीय में ल्यप प्रत्यय है, प्रदर्श में भी है, विक्रिय में भी है। याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि जिस धातु से पहले उपसर्ग होता है वहां ल्यप प्रत्यय होता है। इन सभी धातुओं में उपसर्ग है, यहाँ आ उपसर्ग है, यहाँ प्र उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, तीनों में ल्यप है। किसमें नहीं है ये पूछ रहा है? तो श्रुत्वा में ल्यप नहीं है। श्रुत्वा में कौन प्रत्यय है? अक्त्वा प्रत्यय है। अतः इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो चौथा ऑप्शन सही होगा। तो 128 का डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है ना? इसी तरह आपको करते रहना है हम लोग। ये दूसरा गद्यांश आ गया। 121 से 128 तक
पहले गद्यांश से प्रश्न रहा, अब दूसरा गद्यांश है। दूसरे गद्यांश का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं 129। डायरेक्ट प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर देखेंगे। भारतीय त्रयाणाम सागराणाम संगमा कुत्र भवति। इस गद्यांश के आधार पर भारत में 3 सागरों का संगम कहाँ है? हिमालय पर्वत पे, गंगा तीर पे, कन्याकुमारी गुजरात। तो कन्याकुमारी तट पे, यहाँ पे देखिए लिखा त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इस प्रश्न का सही उत्तर इस गद्यांश के अंतिम पंक्ति में है, अतः इस प्रश्न का सही जवाब सी होगा। 129 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए 130 नंबर में, भारतस्य दक्षिण दिशायाम कः सागरः अस्ति। भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा सागर है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर, अरब सागर। तो ध्यान दीजिएगा, हिंद महासागर भारत के दक्षिण में, यहाँ देखिए लिखा है दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर। दक्षिण, भारत के दक्षिण दिशा में जो है वो हिंद महासागर है। ए ऑप्शन सही होगा। 130 का ए ऑप्शन सही है। जितने लोग एक किए हैं उनको नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं 131। 131 में, समुद्र तटम जनाः किमर्थम आगच्छन्ति। समुद्र के तट पर लोग किस लिए आते हैं? पर्यटन के लिए आते हैं। किस लिए? हाँ, व्यापार के लिए नहीं, तपश्चर्या नहीं, अध्ययन नहीं, पर्यटन के लिए आते हैं। यहाँ पर लिखा होगा कहीं, विदेशी पर्यटकेभ्यः समाधिकम रोचते। सभी जो है सभी पर्यटन के लिए, घूमने के लिए आते हैं। आगे बढ़ते हैं 131 का बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 132 पे। तो 132 नंबर का सही उत्तर देखिए, समुद्र तटेषु के स्वयोजिकाम चलयंती। समुद्र तटों पर कौन अपनी जीविका चलाता है? मत्स्य जीवी। हाँ बिल्कुल, मछली मारने वाला, जो मछली निकाल करके अपनी जीविका चलाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। 132 का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 133। अधोलिखितयोः तालिकयोः सम्यक सम्मेलनम कुरुत। नीचे दिए गए तालिका का सही सम्मेलन करिए। तो मुंबई नगर का किससे मिलन करेंगे? तो गद्यांश के आधार पर अगर आप मिलाएं इसका सही जवाब, तो इसका मुंबई नगर से आप मिलाएंगे जुहू तट। फिर आप इस विशाखापट्टनम, अगर गद्यांश को देखें तो अभी मैं गद्यांश आपको नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अभी उत्तर बताना है, तो केवल उत्तर हम लोग आज जान रहे हैं। तो विशाखापट्टनम का अगर हम देखें तो इसमें वैदेशिक व्यापार हो जाएगा ना। चेन्नई नगर जो है, चेन्नई नगर का संबंध जो है वो मेरीना तट से होगा। कोच्चि तट का संबंध नारिका फेल से होगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है इसमें मिलान जो होगा वो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस तरह इसमें यही मिलान मिल रहा है सही। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी होगा। क्या होगा? सी होगा। और एक आप मिलान कर लीजिए अगर कंफर्म करना है तो। जैसे मान लीजिए कोच्चि तट का नारिकेल फल किए, तो आप एक बार नीचे गद्यांश करके आप देख सकते हैं कि नारिकेल फल कोच्चि तट में दिया है कि नहीं। देखिए मुंबई नगर जुहू तट दिया है, मुंबई नगर जुहू तट है, और विशाखापट्टनम वैदेशिक व्यापार है, कोच्चि तट नारिकेल फल है। बिल्कुल आपने सही दिया है ना। चेन्नई नगर मेरीन तट है। तो इस प्रश्न के जो गद्यांश के अनुसार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी होगा ना, तीसरा ऑप्शन। तो 133 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? 3। 134 में देखते हैं, तरंगैहि इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति वचनं च अस्ति। तो तरंगैहि में कौन विभक्ति और कौन वचन है? तो राम का रूप याद है, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैहि। तो जिस तरह राम का तृतीया बहुवचन रामैहि, उसी तरह तरंग शब्द का तृतीया बहुवचन तरंगैहि। तो तरंगैहि जो है वो तृतीया बहुवचन का रूप है। मैं आपको बार बार शब्द रूप बता रहा था कि शब्द रूप से सवाल आएगा, प्रत्यय से सवाल आएगा, आया है ना, संधि से सवाल आएगा, आया है। तो मैं आपको सारी चीजों का अभ्यास कराया, वहीं से सवाल आया है। एकदम सामान्य प्रश्न है, अगर आपको बस समझने की जरूरत थी। गद्यांश पर आधारित जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो बिल्कुल सामान्य हैं और आप निश्चित रूप से सही किए होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप लोगों का प्रश्न सही आया होगा और प्रश्न भी आप लोगों ने सही किया है। बिल्कुल बताने के अनुसार ही प्रश्न आया है,
मैं बार बार आपसे कह रहा था कि प्रत्यय से सवाल आएगा, तैयार कर लीजिए। देखिए प्रत्यय से फिर से पूछ लिया। 145 दीर्घतमः में कौन सा प्रत्यय है? तो दीर्घतमः में मतुप होगा नहीं, तुमुन होगा नहीं, तरप होगा नहीं, तमप प्रत्यय है। कौन है? तमप। जब अंतिम में तमा दिखता है तो तमप, तरा दिखता है तो तरप। कुमारी तरा, कुमारी तमा, कुमारी तरा में तरप, कुमारी तमा में तमप। तो अतः इस प्रश्न का 135 नंबर का आपका चौथा ऑप्शन सही है, तमप प्रत्यय होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका शिक्षण से प्रश्न यहां शुरू हो जाता है। 15 प्रश्न 2 गद्यांश पर आधारित हो गया। अब यहां से शिक्षण के प्रश्न होंगे, तो सब लोग ध्यान से शिक्षण के प्रश्नों का उत्तर देखिए। अधोलिखितेषु किम आकलन विषय सत्यम न अस्ति, ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है कि नीचे दिए गए आकलन के विषय में कौन सही नहीं है। तो छात्र के प्रदर्शन का प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत होता है आकलन में, बिल्कुल होता है, तो ये गलत होगा। छात्र की प्रगति का आकलन होता है, बिल्कुल होता है आकलन में। अनेन छात्र प्रगति सफलता अवलोकन किया जाता है, बिल्कुल। इस आकलन के द्वारा छात्र की प्रगति की अवलोकन भी किया जाता है, तो बिल्कुल ही इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, एतत् केवलम अध्यापकेन क्रियते, यह केवल अध्यापक के द्वारा किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। केवलम शब्द है, नेगेटिव वर्ड है। इस प्रश्न का सही जवाब सी होगा। 136 का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 137, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पेपर फर्स्ट संस्कृत का कर रहे हैं। कथा नाम कां श्रेणी बहुभाषिकतावादस्य बहुसांस्कृतवादस्य संवर्धनाय सर्वविधाम उपयुक्ता भवति। कथा की कौन सी श्रेणी बहुभाषिकतावाद और बहुसांस्कृतिक को संवर्धन सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इसमें ये ऑप्शन ये तो गलत है, या तो आत्मकथा होगा, नहीं तो लोक कथा होगा। तो लोक कथा से ज्यादातर बहुभाषिकता और बहुसंस्कृतता संवर्धन हो सकता है, इसलिए मेरे दृष्टिकोण से इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। आप लोग इस बार, मैं यहाँ पर स्टार लगा ले रहा हूं, इसमें आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि इस प्रश्न का ए होगा कि डी। वैसे 99% चांस है कि इस प्रश्न का सही जवाब डी होगा, लोक कथा। लोक कथा पढ़ाने से बच्चों में बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता का बढ़ोतरी हो सकता है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा मैं डाउट रख रहा हूं, वैसे मैं मेरे हिसाब से, मेरे जो दृष्टिकोण से, इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, स्टार बनाए हो, इस पे आप मिलान कर लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। 138 में स्टीफन क्रेसेन महोदय न अनुवीक्षणम परिकल्पना इति विषय किम सत्यम नास्ति, क्या सही नहीं है? स्टीफन क्रेसन के महोदय अनुवीक्षण परिकल्पना के आधार पर कौन सी बात सही नहीं है? यम अधिग्रहण अधिगम संबंध से आधारिता वर्तते, या अधिगम और अधिग्रहण के संबंध में आधारित है, कि यह अधिग्रहण और अधिगम के अनुवेक्षण में सहायक होता है। छात्र अनुवेक्षणम कर्तुम समर्थ भवति तस्य समय पर्याप्त समाधान नियमानां पर्याप्तम ज्ञानम, कि द्वितीय भाषा अधिग्रहण प्रयोज्यते। तो अनुवेक्षण परिकल्पना से अधिग्रहण और अधिगम का संबंध भी आधारित है, अधिग्रहण और अधिगम का अनुवेक्षण भी सहायक होता है, द्वितीय भाषा के अधिग्रहण के प्रसंग में प्रयोग भी होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए सी, क्योंकि सत्यम नहीं है, सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है कौन सी बात सही नहीं है। तो अगर पर्याप्त समय हो और नियम के पर्याप्त ज्ञान हो, तब आप अनुवेक्षण करने में समर्थ होंगे। ये थोड़ा सा इसमें यही गलत लग रहा है। तो मेरे हिसाब से इस 138 नंबर का सही जवाब सी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 139 नंबर का सही जवाब क्या होगा? अधोलिखितेषु किम मूल पाठन अवबोधनम शब्दावली विकासाय च सहायकम न भवति। नीचे दिए गए मूल पाठ को समझने के लिए और शब्दावली के विकास के लिए कौन सहायक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, शब्दावली विकास के लिए और मूल पाठ को समझने के लिए कौन सहायक नहीं है? तो चित्र शब्दकोश होगा ही, चित्र से संबंधित शब्दकोश से आप मूल पाठ को समझेंगे और शब्दावली का विकास होगा। शब्द मानचित्र, इससे भी शब्दावली का विकास और मूल पाठ को आप समझ सकते हैं। विषय मानचित्र, बिल्कुल विषय से संबंधित मानचित्र से भी मूल पाठ को। वर्णमाला चार्ट, ये हमको हमारे हिसाब से जो है इस प्रश्न का सही जवाब ये लग रहा है। और 139 को भी मैं स्टार करना चाहूंगा, मतलब आप लोग इस प्रश्न में एक बार मिलान कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ये होगा। और आप देख लीजिएगा, इसका मानचित्र के हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, मानचित्र भी नहीं होगा, शब्दकोश भी नहीं होगा, ये इसमें नहीं, सहायक नहीं है। तो वर्णमाला,
यहाँ मूल पाठ को समझने और शब्दावली के विकास के लिए वर्णमाला चार्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शब्दावली की बात कर रहा है। तो ए ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, सहायक नहीं है ये पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए ऑप्शन सही होगा, स्टार किया हूं तो एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ए होगा। आगे बढ़ते हैं। 140, अधोलिखितेषु किम बालकानां साहित्य से का वांछनीय विशेषता नास्ति। नीचे दिए गए बालकों में साहित्य की एक वांछनीय विशेषता नहीं है। नहीं है पूछ रहा है साहित्य की, तो साहित्य में अस्पष्ट नैतिक मूल्य तो आएंगे ही, आकर्षक चित्र भी आते हैं, पशु जीव पात्र भी आते हैं, अक्षराम दीर्घाराम परिचित शब्द, ये नहीं आएगा। साहित्यिक वांछनीय में यही नास्ति नहीं आएगा। बड़े बड़े शब्द और परिचय शब्द ये साहित्य में नहीं आएंगे। साहित्य के अंतर्गत नैतिक मूल्य, आकर्षक चित्र, पशु और जीव पत्र सब आएंगे। ये बड़े बड़े चित्र और बड़े बड़े शब्द नहीं आएंगे ना, दीर्घाकारी। ये हमारे हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब बी होना चाहिए। आप देख लीजिएगा 140 का बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 141 पे चलते हैं भाई। अधोलिखितेषु कथनेषु आकलनस्य द्वे प्रमुख प्रकार विषय किम सत्यम अस्ति। नीचे दिए गए कथनों में आकलन के दो प्रमुख कारक के विषय में कौन सही है। योगात्मक समग्र शैक्षिक वर्ष आकलन से प्रत्येक स्वरूप समग्रता वर्धते। रचनात्मक अधिगम संपूर्ण अवस्था निरंतरम क्रियते। योगात्मक अधिगम अवस्था पूर्वम पश्चात च क्रियते। रचनात्मक आकलन अधिगमनात् अधिकतम स्वरूपे केंद्रितम अस्ति। तो सत्यम पूछ रहा है ना, तो इस प्रश्न का सही जवाब ए होना चाहिए। योगात्मक आकलन जो है, समेटिव असाइनमेंट जो है, वो समग्र शैक्षिक वर्ष में आकलन के प्रत्येक स्वरूप की समग्रता होनी चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब ए होगा 141। ठीक है, मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ए होना चाहिए। आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, 142, नीचे दिए गए संप्रेषणात्मक उपागम की एक विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता कौन नहीं है पूछ रहा है। भाषा की प्रकारात्मक प्रयोग, अध्यापन स्पष्टता ध्यान व्याकरण नियमानां परिज्ञानम की संप्रेषणात्मक क्षमता विकास की कार्यात अधिकतम स्वरूपे केंद्रितम। ध्यान दीजिएगा, संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता नहीं है। एक बात बताइए, संप्रेषणात्मक उपागम में अध्यापन की स्पष्टता के स्थान पर व्याकरण के नियमों का परिज्ञान करना यह आवश्यक, क्या ये विशेषता है। भाषा की प्रेरणात्मक संप्रेषणात्मक क्षमता का विकास, कार्य से अधिकतर स्वरूप के केंद्रीकरण करना। तो कार्य से यहाँ पर स्वरूप के केंद्रीकरण ना, इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन मुझे लग रहा है। तो इसमें या तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, नहीं तो सी। तो वैसे हमको अभी मेरे हिसाब से जो उत्तर होना चाहिए वो इस प्रश्न का जो जवाब होना चाहिए वो ये होना चाहिए, अध्यापन स्पष्टता स्थाने व्याकरण नियमानाम परिज्ञानम। संप्रेषण के लिए व्याकरण के नियमों का परिज्ञान होना बहुत आवश्यक, शुरुआत में नहीं होता है। तो यहाँ प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है। स्टार में लगाया हूं, स्टार का मतलब आप लोग इस पे कंफर्म करिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से तो बी ऑप्शन सही होना चाहिए। 143, एका अध्यापिका हिंदी भाषी छात्रान द्वितीय भाषा रूपेण आंग्ल भाषा पाठयति। कोई एक अध्यापिका हिंदी भाषी छात्र को द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ाती है। ठीक है, वह स्पष्ट नियमों को बिना कहे अंग्रेजी भाषा के लघु वार्तालाप को, प्रसंगों को, अवसरों को देती है और वह समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसका प्रयोग करके वार्तालाप, छात्रों से वार्तालाप करती है। और धीरे धीरे अध्यापिका जो है वो सहायिका स्वयं एवं नियमान रचयन्ति और वो उन नियमों का रचना कर लेती है। अध्यापिका आदर्श उपागम प्रयोज्यते। अध्यापिका जो है किस आदर्श का उपागम का प्रयोग कर रही है, तो वो प्रत्यक्ष विधि होगा। इस प्रश्न का सही जवाब सी होना चाहिए, क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ाते समय अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग ज्यादातर कर रही है। तो इसमें भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, स्टार में किया हूं। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब सी होना चाहिए। 144 में जो है पूछा जा रहा है आपसे कि यदा एक आरंभिक पाठ का विशेष पाठ्य वस्तुना अभिप्राय ज्ञातुम पाठ विशेष सांस्कृत पक्षाणाम च विषय स्वसामान्य ज्ञानम प्रयोग करोतु ये तत्कथ्यते। यदि एक आरंभिक पाठक विशेष पाठ्य वस्तु के अभिप्राय को जानने के लिए पाठ के विषय में, संस्कृत पक्ष के विषय में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग कर रहा है,
तो वो क्या होगा, तो ऊर्ध्व अधोगामी ये उपागम होगा। इसका सही जवाब डी मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ आरंभ में विशेष पाठ्य वस्तु का अभिप्राय जान करके फिर सामान्य, तो पहले विशेष चीज को जान रहा है फिर सामान्य चीज को जान रहा है, यानी विशेष से सामान्य की ओर जा रहा है, मतलब कठिन से सरल की ओर, तो ऊर्ध्व अधोगामी उपागम होगा। डी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, 145 नंबर पे चलते हैं। तो यहां पर कह रहा है अधोलिखिते सुक्किम अधिगमस्य प्रमुख क्षेत्र रूपेण न मन्यते, नीचे दिए गए कौन अधिगम के प्रमुख क्षेत्र के रूप में नहीं माना जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक की प्रभावशाली की मनोगत्यात्मक की संज्ञानात्मक। तो इसमें अधिगम के प्रमुख क्षेत्र में प्रभावशाली नहीं माना जाता और सब माना जाता है, बी ऑप्शन सही होना चाहिए। स्टार में कर दे रहा हूं क्योंकि आप कंफर्म कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें मेरे हिसाब से उस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए, बी। नीचे दिए गए समावेशी कक्षा की रचना में सहायक नहीं होगा, कौन नहीं होता है समावेशी कक्षा में, दल कार्य प्रदान, बहुभाषिक पद्धति प्रयोग, अंगीकरण, कक्षा में कतिपय छात्र अनुवीक्षण उपस्थिति की मित्र समूह अंतर क्रिया, तो सभी होगा। इस प्रश्न का सही जवाब सी होना चाहिए, तो 146 का सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, 146 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 147 में देखते हैं भाई, 100 अधोलिखितेषु किम रचनात्मक आकलन से उदाहरणम नास्ति, नीचे दिए गए में कौन रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है, सत्रांते एका सत्र परीक्षा, व्यापक लिखित कार्य, कतिपय अन्य संयोजनम, संपूर्ण सत्य आदुपय लघु परीक्षा, त्रिपु आकलन, संपूर्ण सत्र मौखिक लिखित परीक्षा, सब होगा। सत्रांते एका सत्र परीक्षा ये बात बिल्कुल गलत है, तो ए ऑप्शन सही होगा। 147 का ए। 148 अधिगमे अंतरालम ज्ञातुम त्रुटि समीक्षण महत्वपूर्ण भवति, अधिगम के अंतराल को जानने के लिए त्रुटि का समीक्षण महत्वपूर्ण होता है, त्रुटिया छात्राणाम मस्तिष्कांतरे प्रवेशार्थम, ए ऑप्शन सही होगा। 148 का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए, 149। 149 में देखेंगे, पी इति वर्णस्य बी इति, 6 इति संख्या, 9 इति लेखनम पठनम, लिखने और पढ़ने, लिखने और पढ़ने की सामान्य त्रुटि क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया, सी ऑप्शन सही होगा। 149 का सी ऑप्शन सही है। 150 आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशलम कथ्यते, आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल जो होता है वो दैनिक संप्रेषण प्रयुक्त भाषा होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा, 150 का बी। इस तरह करके हम लोगों ने कुल मिलाकर 121 से 150 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने जाना। जिस प्रश्न में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि जिस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को लग रहा होगा कि दूसरा, तो आप जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। और निश्चित रूप से ये पेपर बहुत अच्छा था और हम लोगों ने इससे संबंधित सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें प्रत्यय से सवाल आया, संधि से सवाल आया, समाज से आया, और इसमें जो है डिसलेक्सिया, इससे पठन विकार हम लोगों ने पढ़ा था, अध ऊर्ध्व होगा। तो लगभग सारी चीज़ों की तैयारी हम लोगों ने अच्छे से की थी और निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा, आप अच्छा हुआ होगा, आप लोग अच्छे नंबर से इस बार पास होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, जरूर लाइक करिएगा, और इस अध्ययन मंत्र के स्टेट मंत्र के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।